अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइको फार्माकोडायनामिक्स का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादातर एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में बात की जा रही है और मेनली जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो भी शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात मतलब इस पीपीटी में ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात की गई है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इसको कवर करें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा है, हाँ, खैर हम इतना डिटेल नहीं जाएँगे क्योंकि फार्माकोलॉजी इसमें ज़्यादा है और हम कोई फार्मा नहीं पढ़ रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस, ठीक है? तो हम उतनी डिटेल में तो नहीं जाएँगे लेकिन जो-जो लिखा हुआ है उसको हम एक नज़र देखेंगे। सो वी विल ट्राई टू कवर इट इन जस्ट वन वीडियो लेक्चर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जो है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसे मेडिकेशंस होती हैं दैट वर्क बाय अल्टरिंग ब्रेन केमिस्ट्री टू हेल्प रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, जब हम वो मेडिकेशंस लेते हैं यानी कि जो भी बीमार है जिसको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आप उसको वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन ड्रग्स देते हो तो वो ब्रेन्स की केमिस्ट्री में, ब्रेन के अंदर केमिकल्स में कुछ चेंजेस लाती हैं और उन चेंजेस की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिम्पटम्स होते हैं, जो उस वक़्त वो मरीज़ फ़ील कर रहा होता है या उसके साथ वो चीज़ें हो रही होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि हेलुसिनेशंस है, डिल्यूजन्स है या फिर जो भी थिंकिंग के जितने भी मसले होते हैं, ठीक है? वो सारी की सारी बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है ऑलरेडी, आगे भी इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, वी विल सी दैट, ठीक है? तो ये जो है आपको उन सारी चीज़ों से बचा सकती हैं या फिर अगर किसी को ये साइन सिम्पटम है तो उसको कम कर सकती हैं। दे कैन आल्सो हेल्प प्रिवेंट दोज़ सिम्पटम्स फ्रॉम रिटर्निंग और उसको वापस भी नहीं आने देती। मतलब अगर वो बंदा वो मेडिकेशन ले रहा है और ऐसे मेडिकेशन मतलब इनका एक पूरा कोर्स होता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है? तो उस वक़्त उसको वो साइन सिम्पटम दोबारा भी नहीं आएँगे, ठीक है? अच्छा, अब ये सबसे पहले आपको यहाँ पे साइकोसिस का बताया हुआ है कि व्हाट इज़ साइकोसिस? साइकोसिस मतलब जो है वर्ड टू डिस्क्राइब कंडीशन दैट अफेक्ट द माइंड वेयर हैज़ बीन सम लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। साइकोसिस जो है ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें आपको हकीकत का अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक बोतल पड़ी हुई है, ठीक है? और अगर एक नॉर्मल बंदा है तो उसको लगेगा कि हाँ बोतल है उसमें पानी भरा हुआ है जो भी है, ठीक है। अगर जो बंदा साइकोसिस में है उसको आप कहो कि ये बोतल है, आप देखें ये बोतल है इसमें पानी है मुझे दें, वो कहेगा नहीं ये बोतल नहीं है, ये कुछ कुछ और है, ये कोई कोई कप पड़ा हुआ है, कोई पेन पड़ा हुआ है, कुछ और, यानी उसकी जो रियलिटी है ना वो उसको नज़र नहीं आएगी और वो लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी उसकी हो जाएगी, यानी कि उसकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा उस वक्त, ठीक है। जो हकीकत होगी ना उसको भी वो नज़र नहीं आ रही होगी एंड दैट इज साइकोसिस, ठीक है। अच्छा, व्हेन समवन बिकम इल इन दिस वे इट इज कॉल्ड अ साइकोटिक एपिसोड। वही बात कि जिसको ये मसला हो उसको साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं, ये मसले होते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है, अ पर्सनस थॉट एंड परसेप्शन आर डिस्टर्ब्ड। थॉट और परसेप्शन जो है उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड इंडिविजुअल में हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट। वही बात कि जो बंदा होता है उसको मतलब कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ रियल नहीं है, उसमें फ़र्क समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे मैंने आपको बॉटल की एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह कुछ टर्म्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे सबसे पहले इसमें है इल्यूजन। इल्यूजन जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल सेंसरी स्टिमुलस, यानी आपको कोई भी चीज़, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ये तो हेलुसिनेशन है। इल्यूजन में आप ये देख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो मतलब सही नज़र नहीं आ रही होती। आपको लग रहा होगा कि आप किसी का साया देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मेरे पीछे कोई बहुत ही डरावनी चीज़ आ रही है, ठीक है? कोई आपको हाथ से टच करता है, आपको लगता है किसी ने मेरे ऊपर गन रखी है। तो ऐसे मतलब कोई भी जो आपका परसेप्शन है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे जा रहा हूँ और मेरे पीछे कोई आ रहा है तो उसका साया जो मेरे आगे आएगा ना तो मुझे कुछ भी लग सकता है। या अगर आपको कभी रस्सी जो है वो सांप की तरह नज़र आ रही होगी। सो इट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन कैन हैपन विद एनीवन, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह होते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो है
जिसे कि ये लिखा हुआ है कि इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, कोई बाहर से आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। जैसे आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, आपको कुछ नज़र आ रहा है, आपको कुछ किसी चीज़ का स्मेल महसूस हो रहा है, टेस्ट आ रहा है, ठीक है? या आपको कोई ऐसी सेंसेशंस हो रही है बॉडी में, ठीक है? जो सनसनाहट वगैरह, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें होती है, इट इज़ हेलुसिनेशन। इसमें आपके जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस पे कुछ स्टिमुलस महसूस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि कुछ ऐसा सच में होता नहीं है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें महसूस होती हैं। इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस ये इतना काफ़ी है। सो इट इज़ हेलुसिनेशन, ये आप देख सकते हैं कि उसको ये जो है कुछ बला या फिर इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। ओके, इसी तरह है डिल्यूजन। डिल्यूजन आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, यानी कोई भी बात जो आपने अपने दिमाग में बिल्कुल पक्की बनाई हुई है कि आप उस बात से हटेंगे नहीं और वो चीज़ गलत हो सकती है या गलत होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भई अ, सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है? आप कहें नहीं, मशरिक़ से नहीं निकलता, मग़रिब से निकलता है, और मैं आपको सबूत भी दूँ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँ, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। इट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन, ठीक है? तो डिल्यूजन आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, ठीक है? सो यू हैव टू जस्ट नो दैट व्हाट इज़ डिल्यूजन। ये जो है इनकरेक्ट इन्फरेंस अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी दैट इज़ परसिस्ट डिस्पाइट द एविडेंस टू द कंट्री। हाँ, यानी आप उसको सबूत भी दे दो ना, आप उसको बहुत सारी चीज़ों उसको मुतमईन करने की कोशिश करो कि भई आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेगा, ठीक है? इस पर डिल्यूजन के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमें बताया हुआ है दैट इज़ शिज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे तो ख़ैर नहीं डिस्कस किया हुआ, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, बट द टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया जो है ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी ज़्यादातर ये ऐसा मसला होता है कि जेनेटिकली आपके बॉडी में मौजूद होता है, आपके जीन्स में, और कभी-कभी ये फैमिली में आ रहा होता है, ठीक है? जिसमें आपको क्या होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, यानी ऐसे फॉल्स फिक्स बिलीफ होते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है आपके ज़हन में, आपके कुछ ऐसे आइडिया आ जाते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे आपको लग रहा होगा कि मेरे फैमिली में या मेरे दोस्तों में या फलाना बंदा मुझ पे नज़र रख रहा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इट इज़ डिल्यूजन, जो आप किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं और वो कभी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा उसमें हेलुसिनेशन होते हैं, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, स्पीच डिस्टर्बेंसेस, यानी कि आपके जो है बोल चाल में जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी, आपके थिंकिंग का और आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है वो सारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है? और ये ज़्यादातर एडोलिसेंस में होता है, यानी कि बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये यंग एडल्ट्स जो होते हैं, तो ज़्यादातर ये यंग एडल्ट्स में होता है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको वही बताया हुआ है कि या तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि जेनेटिकल होगा, या फिर एनवायरमेंटल हो सकता है, और ये दोनों क्या करते हैं, आपके न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज़ करवा सकती है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स में, आपके ब्रेन में मसले पैदा कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद ये आपका ब्रेन जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेन ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाएगा। जो क्या कहते हैं, जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, स्पेशली डोपामाइन, ठीक है? तो डोपामाइन की जब वो कमी आ जाएगी तो इसकी वजह से डिफरेंट मसले होते हैं, और इसकी कमी की वजह से, या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसकी कमी की वजह से जो है वो शिज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है? सो इट इज़ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जेनेटिकल हो, कभी-कभी एनवायरमेंटल या फिर सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो जो है आपके बॉडी में न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, डोपामाइन की कमी और उसका इम्बैलेंस कॉज़ करवा के आपको शिज़ोफ्रेनिया करवा सकता है, ठीक है? अच्छा जी। फिर शिज़ोफ्रेनिया के अंदर आपको कुछ साइन सिम्पटम मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव सिम्पटम। पॉजिटिव सिम्पटम का मतलब होता है कि जिसमें कुछ न कुछ ऐड हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव सिम्पटम का मतलब ये होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और थॉट डिसऑर्डर, यानी आपको उस बंदे में ये चीज़ें ऐड हुई हुई मिलेगी। एक बंदा जो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार है, उसमें हेलुसिनेशंस होंगे, उसको डिल्यूजन्स होंगे, उसका
थॉट या फिर थिंकिंग डिसऑर्डर्स होंगे। तो ये चीज़ें उसमें पहले नहीं थी, अब है, मतलब उसकी बॉडी में ये चीज़ ऐड हो रही है। सो इट इज़ नोन एज़ पॉजिटिव सिम्पटम्स, ठीक है? इसी तरह होते हैं नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव सिम्पटम्स में क्या होता है कि कोई चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है? यानी कि लॉस हो रही है, ख़त्म हो रही है, आप कह सकते हो लॉस, लॉस ऑफ एनीथिंग। तो इसमें आप जो है सोशल विथड्रॉल, आप लोगों से मिलना-जुलना छोड़ते हो, तो ये आपका लॉस हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह आप फ्लैटनिंग ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, आपके इमोशंस सारे गायब हो जाते हैं, किसी चीज़ को किस तरह रिस्पॉन्स देना है वो भी आप नहीं कर पाते हो। सो इट इज़ नेगेटिव सिम्पटम, ठीक है? अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क क्या हुआ? पॉजिटिव में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, गलत चीज़ें हैं, मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है यहाँ पे, जिस तरह हम लेते हैं ना, एक पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव, वो नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, नेगेटिव का मतलब है कोई चीज़ जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है? सो इट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, फिर यहाँ पे इसके एक्यूट एपिसोड्स भी आते हैं, यानी कि कभी-कभी बंदे को ऐसे शिज़ोफ्रेनिया के एपिसोड्स आते हैं, झटके आते हैं। झटके का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रिमर जो आते हैं, मतलब उसको शिज़ोफ्रेनिया के अटैक्स आते हैं, ठीक है? जिसमें जो शिज़ोफ्रेनिया है या जो पॉज़िटिव सिम्पटम्स है, यानी कि कभी-कभी किसी को हैलुसिनेशंस है, डिल्यूज़न है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये बहुत टाइम तक चलें, ठीक है? तो ये क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि ये शिज़ोफ्रेनिया बहुत टाइम तक और एक क्रॉनिक मसला बन जाता है, ठीक है? विद प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव सिम्पटम्स, जिसमें आपका जो नेगेटिव सिम्पटम्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, यानी आपको हेलुसिनेशंस भी होंगे, आपको डिल्यूजन्स भी होंगे और साथ-साथ नेगेटिव सिम्पटम भी होंगे, लाइक सोशल विथड्रॉल प्लस इमोशन जो है आपके ख़त्म हो जाएँगे, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये नेचर ऑफ शिज़ोफ्रेनिया होता है। अच्छा, ये आपको पॉजिटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स बताया हुआ है, सो यू कैन रीड दैट। इस पे मैं ज़्यादा वो नहीं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर एंड एजिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव सिम्पटम है। अब कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही है, लेक या डिफ़िकल्टी या फिर इस तरह आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, जिस तरह लेक का वर्ड आएगा तो इट मीन्स कि कोई चीज़ जो नेगेटिव सिम्पटम है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज, सोशल आइसोलेशन यानी लोगों से मिलना जुलना छोड़ना, आपके इमोशंस गायब हो जाना, एनर्जी का कम होना, ये सारी चीज़ें कम हो रही है। सो इट इज़ द नेचर ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है? या उसके पॉजिटिव नेगेटिव सिम्पटम्स। ये आपको उसका वो बताया हुआ है, मतलब केमिकल्स बताए हुए हैं कि डोपामाइन किस तरीके से काम करता है। डोपामाइन जो है आपके वो टायरोसिन होता है, टायरोसिन बॉडी में एक केमिकल होता है जिससे स्पेशली इट इज़ इन अमाइनो एसिड, ठीक है? तो उससे जाके ये डोपामाइन बनते हैं, डोपामाइन के वेसिकल्स होते हैं, ठीक है? और ये जो आपको बताया भई, आपको प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वगैरह का अगर आप लोगों ने नर्व इम्पल्स पढ़ा है तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है? जैसे कि आता है ये डोपामाइन आता है, ठीक है? और इस तरह जब ये रिलीज़ होता है तो यहाँ पे एक ब्रिज बनता है और उस ब्रिज के थ्रू जो है वो सिग्नल यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है? इट इज़ नोन एज़ नर्व इम्पल्स। इसके ऊपर अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी आप इसको बस देख लें। अच्छा, डोपामाइन रिसेप्टर या अच्छा, इसके प्रोनंसिएशन आपके ऊपर, डोपामीन, डोपामाइन जिसे भी आप कह लो, ठीक है? डोपामाइन रिसेप्टर जो है वो अ, वैसे तो 5 रिसेप्टर होते हैं डी के नाम से, डी1, डी2, डी3, डी4 एंड डी5, ठीक है? लेकिन इसको हम 2 फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। ये सारे के सारे जो 5 रिसेप्टर है वी डिवाइड इंटू 2 फैमिलीज़। एक को हम कहते हैं डी1 रिसेप्टर फैमिली, एक को हम कहते हैं डी2 रिसेप्टर फैमिली। डी1 में आपके पास, यानी कि डी1 रिसेप्टर फैमिली जो है इसमें आपके पास डी1 और डी5 आएगा और डी2 रिसेप्टर में डी2, डी3 और डी4 आएगा, ठीक है? यानी फर्स्ट और लास्ट जो रिसेप्टर है वो आपके पास डी1 फैमिली है और सेकंड डी2 जो है वो 2, 3 और 4, ये वाले जो रिसेप्टर होंगे ये आपके पास डी2 रिसेप्टर फैमिली में आएंगे और ये आपने लाजमी याद रखना है फॉर द पेपर, ठीक है? अब ये जो क्या कह सकते हैं कि ये जो डी1 और डी2 रिसेप्टर है ये आपको कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले ये आपको स्ट्रेटम और या आप कह सकते हो स्ट्रेटम और न्यू कॉर्टेक्स, 2 जगह हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है? डी1 और डी5, स्पेशली डी1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेटम जो है ये ब्रेन का एक हिस्सा है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है और न्यू कॉर्टेक्स जो है ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो
थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। अच्छा, D5 के जो रिसेप्टर होते हैं वो हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। हिप्पोकैम्पस आपको पता है ये हमारे मेमोरी के लिए यानी कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है ना, तो वो मेमोरी सेंटर है हमारा। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन वगैरह रिलीज करवाता है बॉडी के, और भी बहुत सारे फंक्शंस देखता रहता है, जैसे कि भूख प्यास, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। सो ये दो रिसेप्टर जो है वो इन जगहों पे पाए जाते हैं। D1 जो है आपके स्ट्रेटम और न्यू कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जो कि मूवमेंट, थिंकिंग और प्लस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और D5 जो है वो आपके हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी सेंटर है, और हाइपोथैलेमस जो आपका मल्टी फंक्शनल एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहां पे ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये किसके रिसेप्टर है? इट इज द रिसेप्टर्स ऑफ डोपामाइन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सेकंड मैसेंजर सिस्टम मतलब ये जो है, ये खुद जाके काम नहीं करते, बल्कि ये किसी और चीज़ को जाके एक्टिवेट करते हैं और किसी और से काम करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है, मैं हूँ डोपामाइन, ठीक है, लेकिन मैं वो जाके काम खुद नहीं कर सकता। जहाँ पे मैंने वो काम करना है ना, उसके आगे मेरे लिए कोई रुकावट है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, उस जगह पे किसी और को भेजूँगा, या वहाँ कोई और होगा जो मेरा काम कर सकता है। तो मैं उस बंदे को बताऊँगा कि आप मेरा ये काम करो, मैं आपको बदले में पैसे कुछ भी, मतलब इस तरह कोई लालच देके। तो डोपामाइन के जो है वो उनके पास सेकंड मैसेंजर रिसेप्टर होते हैं। सेकंड मैसेंजर यानी खुद नहीं, बल्कि वो जाके उसको जस्ट खबर देते हैं और उसके ज़रिए वो काम करवाते हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो है कैम्प। कैम्प जो है वो साइक्लिक अमाइन मोनोफॉस्फेट, एक क्या कह सकते हैं, दैट इज एन एटीपी लाइक मैसेंजर, ठीक है। जैसे एटीपी होता है इसी तरह का ये कैंप है, ये मैसेंजर होता है, और ये PKC एक एंजाइम होता है, उसको जाके एक्टिवेट करता है। और ये हमारे बॉडी में जो है वो एक्टिवेशन का काम करता है। तो जो क्या कह सकते हैं, जो ये वाले डोपामाइन रिसेप्टर D1 रिसेप्टर फैमिली है, ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में एक्टिवेशन या सेल्स के काम करने के तरीके को चेंज करते हैं। यानी एक्साइटेटरी डोपामाइन रिसेप्टर आप इसको कह सकते हैं, कोई भी काम करवाने के रिसेप्टर है ये, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं D2 पे। D2 जो है वो D2, D3, D4 ये अपने अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूक्लियस एकम्बेंस, ठीक है। सब स्ट्रेटम का मैंने आपको बता दिया, वही मूवमेंट कंट्रोल ये भी वहाँ पाए जाते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा ये एक पाथवे होता है जो कि आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, लेकिन ये हमारे मिड ब्रेन के पास होता है, और उसमें एक ब्लैक कलर का एक केमिकल जमा होता है जिसको हम मेलेनिन कहते हैं, ठीक है, या मेलेनोसाइट्स कहते हैं। तो वो जो है कलर प्रोड्यूसिंग, उसका खैर अलग हो जाएगा, लेकिन आप ये बात याद रखेंगे सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो है वो D2 वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि हमारा मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते थे, अभी नहीं कहते, ओके, फॉर्मली नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहाँ वहाँ भी ये D2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंड न्यूक्लियस एकम्बेंस जो है ये भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, जो कि रिवॉर्ड और प्लेजर वगैरह में काम करता है, मतलब खुशी और फीलिंग्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, अब ये D3 जो है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स, मेडुला, मिड ब्रेन, D4 सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ें ब्रेन के हिस्से हैं, ये आपको पता है। इसके सारे फंक्शन उस डिटेल पे अभी हम नहीं जाएंगे। और ये जो है ब्लॉक का काम करते हैं, यानी कि ये चीज़ों को ब्लॉक करते हैं, ये चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, D1 और D2 फैमिली। इसके बीच में ये बहुत बड़ी दो डिफरेंसेस है जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा होते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो है ये आप कह सकते हैं कि MAO इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। और एंजाइम क्या करते हैं, हमारे अ, जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली अभी हम डोपामाइन की बात कर रहे हैं, तो ये डोपामाइन को ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पे
अगर हम बात करें कि अगर डोपामाइन बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल जो पिछला हमने वो पढ़ा कि अगर D2 रिसेप्टर पर डोपामाइन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से हेलुसिनेशन वगैरह कॉज करवा सकते हैं। यानी कि ये अगर डोपामाइन का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो हेलुसिनेशन और ये सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा, तो जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो आके इस लेवल को कम करता है, मतलब इसको वापस नॉर्मल पे लेके आता है। तो जब ये नॉर्मल पे आ जाएगा तो आपके हेलुसिनेशंस वगैरह कंट्रोल हो जाएंगे और बंदे को हेलुसिनेशंस नहीं होंगे। इस तरीके से वो एंटीसाइकोटिक ड्रग काम करते हैं। बैक टू द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इसके दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स या दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं MAO यानी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ए, और मोनो अमाइन ऑक्सीडेज बी, ठीक है। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो है वो पेरिफेरीज में यानी बॉडी में कहाँ कहाँ आपके प्लेसेंटा में, गट में और लिवर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन में ज़्यादातर बहुत मतलब काफ़ी सारी जगहों पे पाए जाए। इन ऑल रीजन कंटेनिंग सी एज लोकस कैरिलियस क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट अबंडेंस, यानी इस जगह पे ज़्यादा है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ ना, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो होता है उन चीज़ों को ज़्यादा एक्टिवेट करवाता है या वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, MAO-B की अगर हम बात करें तो ये प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, लिवर और ऑस्टियोसाइट बोन के सेल्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ये एंजाइम होते हैं, याद रखें, और ये क्या करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उनको ज़्यादा काम नहीं करने देते, ठीक है। यानी एक खतरनाक चीज़ है, आप कह सकते हो। अच्छा, तो ब्रेन जो है वो बॉडी में यहाँ पे पाए जाते हैं, और ब्रेन में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सेरोटोनिन और डोपामाइन के जो मतलब जितने भी वो होते हैं ना, जितने भी रीजन्स है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दैट सिंथेसाइज स्टोर 5-HT। 5-HT जो है वो असल में सेरोटोनिन का एक रिसेप्टर होता है, उसको कहते हैं। और प्री प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, रॉफेड और सेलिस पोस्टीरियस हाइपोथैलेमस, इन जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है। ये ब्रेन के हिस्से हैं भाई, इसमें कोई डिटेल नहीं है। अच्छा, फिर इसमें वही बात कि इसका सबस्ट्रेट जो है वो अ, यानी कहाँ-कहाँ पे नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन पे जाके काम करते हैं। और ये भी जो है MAO-B वाले, ये कहाँ पे काम करते हैं, जो सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, और इसी तरह नॉर एड्रेनलिन वगैरह, इन तीनों पे काम करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, DA जो लिखा हुआ है डोपामाइन, और इसके अलावा 5-HT यानी कि सेरोटोनिन, ठीक है, और एनी नॉर एड्रेनलिन, इन जगहों पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। MAO वाले जो है वो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन, ये आप कह सकते हो, ठीक है, इन दोनों को। और जो MAO-B है वो डोपामाइन को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन को वो थोड़ा सा स्लो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ड्रग्स है, जैसे कि जो ड्रग्स हम इस चीज़ को बंद करने के लिए लेते हैं वो है मेक्लोबेमाइड, और जो इसको बंद करने के लिए लेते हैं वो है सेलेजिलिन, जो कि इरिवर्सिबली उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा जी, सो यहाँ तक के बाद जो है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज इट विल गेट टू लॉन्ग अगर हम इसको एक ही दफ़ा में पढ़ें, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।